स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एड्स तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब उस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कितना आपके तैयार है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आप वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़ना और उसका आंसर लगाना, फिर सॉल्यूशन मैं भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लाया हूं स्टूडेंट। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। एड्स पैदा करने वाला HIV सबसे पहले किसका विनाश करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ये रहे। वीडियो पॉज करो, पढ़ के आंसर लगाओ। चलिए, कर लिया होगा आपने। एड्स स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि HIV का जो आक्रमण जिस पर होता है हमारे शरीर में वो है टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स के नंबर कम हो जाने के बाद ये सब होता है स्टूडेंट। तो इसका आंसर जाएगा टी हेल्पर सेल, उसके ऊपर ये अटैक करता है। तो डबल स्टार के साथ हम बात कर रहे हैं टी हेल्पर सेल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। टी हेल्पर सेल की संख्या कम हो जाने के कारण ही एड्स के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। मैच कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करिए। नीट 2016 का क्वेश्चन है। एड्स उत्पन्न करने वाले HIV के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन पढ़िए। चलिए, अब आपने कर लिया होगा, इसका आंसर लगा लिया होगा। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन देता हूं। देखिए स्टूडेंट, HIV अनावृत रेट्रोवायरस है, अनावृत नहीं है स्टूडेंट। HIV के ऊपर आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण हो, ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड का आवरण। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। HIV मिट नहीं सकता परंतु उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट कर देता है। गलत स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट। HIV एक आवरण युक्त वायरस है, बिल्कुल सही है। इसमें एक अणु सिंगल, एक अणु नहीं है स्टूडेंट, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। बिल्कुल गलत हो गया ये, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। HIV एक आवरण युक्त है, बिल्कुल सही है। इसमें 2 होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यस, और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट 4th। आपका मैच हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल। HIV की संरचना में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और HIV पर आवरण होता है। क्वेश्चन AIPMT 2008 का है स्टूडेंट। मुंह की लार तथा आंखों से निकलने वाला आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस प्रतिरूप में आते हैं? जवाब देना आपको। कौन सी बैरियर है? आंखों में आंसू आना, मुंह की लार, ये किस में आएगा स्टूडेंट? चलिए, कर लिया होगा आपने। 4 बैरियर थी इननेट इम्यूनिटी की, याद है आपको? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन तो हो नहीं सकती स्टूडेंट। और फिजिकल बैरियर जिससे आपने कहा था भौतिक अवरोध स्टूडेंट, जी हाँ, वो फिजिकल बैरियर जो है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है। और फिजियोलॉजिकल बैरियर कार्य अवरोध जिसे कहा था उसमें आते हैं आंसू, लार और ये। क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट स्टूडेंट। डन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है AIPMT 2010 का स्टूडेंट। रोग तथा प्रतिरोध क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। ऑप्शन पढ़िए फटाफट, वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आंसर दे रहा हूं, आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। सांप के द्वारा काटने पर जो एंटीविनोम दिया जाता है वह सक्रिय प्रतिरक्षा। गलत। एंटीविनोम देना, एंटी टिटनस सीरम दे रहा है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। डबल स्टार, वो भी स्टूडेंट कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आया ना? स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सक्रिय नहीं, निष्क्रिय। अगला, यदि किसी कारणवश बी और टी लिम्फोसाइट क्षतिग्रस्त होता है तो शरीर के भीतर किसी भी रोगजनक के प्रति एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे। ये सही बात है स्टूडेंट, बिल्कुल ये सही है। मृत तथा निष्क्रिय रोगजनकों के इंजेक्शन दिए जाने पर परोक्ष प्रतिरक्षा बनती है। गलत। रोगजनकों को देंगे तो सक्रिय प्रतिरक्षा बनेगी, निष्क्रिय नहीं। गलत हो गया। कुछ प्रोटोजोआ को बड़े में बनी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं स्टूडेंट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए तो यीस्ट का उपयोग किया था, बताया था मैंने आपको। यीस्ट बायोटेक्नोलॉजी में आता है। गलत हो गया, प्रोटोजोआ का नहीं। श्योर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। जरा स्टार्ट यहां तक का, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड स्टूडेंट। डन। चलिए, क्वेश्चन भी हुआ। अगला बताइए। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। महसा कॉलम दिया हुआ है, अच्छी तरह करिए पढ़ के इसको। किसी एक विकल्प में 2 उदाहरणों को उनकी समान प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सही मिलाया गया। जरा देखें स्टूडेंट, कर लिया आपने? आपने आंसर लगा लिया होगा। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट। ये इंडिकेट करेगा कि आपका पढ़ाया हुआ कैसा है, आपका तैयारी क्या। स्टार्ट। मुंह के भीतर लार और आंसू का आना भौतिक अवरोध। गलत। कार्य के अवरोध। मूत्र जनन मार्ग की उपकला स्तर का श्लेष्म आवरण तथा आमाशय का HCl कार्य के अवरोध, ये चलेगा स्टूडेंट। बहुरूपीय श्वेताणु और मोनोसाइट, जी हाँ स्टूडेंट। कोशिकीय अवरोधक, ये भी सही है स्टूडेंट, कोशिकीय अवरोधक। और एंटी टिटनस एंटी सीरम सक्रिय प्रतिरक्षा। गलत स्टूडेंट। श्योर। मूत्र जनन मार्ग की उपकला का श्लेष्म आवरण स्टूडेंट, श्लेष्म आवरण तो भौतिक अवरोध होता है, ये भी गलत हो गया। श्योर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड। हम जानते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये तो कार्य के अवरोध, कोशिकीय अवरोध है। यस सर।
एंटी टिटनस, एंटी विनोम, ये सर निष्क्रिय प्रतिरक्षा, आपने सक्रिय दिया, गलत। मुंह की लार, आंखों में जो आंसू है, ये कौन सा? फिजियोलॉजिकल कार्य के अवरोध, आपने भौतिकी दिया, गलत। मूत्र जनन मार्ग में श्लेष्मा का आवरण, ये भौतिक अवरोध है, आपने कार्य की दिया, गलत हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये भी 2012 का स्टूडेंट 2012 का क्वेश्चन है, जरा करके दीजिए। आंसर दे रहा हूं। एंटीबॉडीज का प्रोटीन अणु होते हैं जिनमें प्रत्येक में 4 हल्के किस्में, गलत। 2 हल्की 2 भारी श्रृंखला होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, वृक्क रोपण की अस्वीकृति होना बी लिम्फोसाइट का कार्य नहीं। किसी भी अंग को रिजेक्ट कर देना, आपको बता चुका हूं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का कारण है, कोशिका, और वो टी लिम्फोसाइट करता है, गलत। वाइपर, सांप के काटने के उपचार में पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाना जरूरी है, यस स्टूडेंट, ये सही बैठ सकता है, क्योंकि उसमें एंटी विनोम जो दिया जाता है वो एंटीबॉडीज होती है। चेचक के रोगजनक के प्रति एंटीबॉडी का उत्पादन लसिकाणुओं में होता है, गलत, गलत, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड, डन। अगला 2013 का, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? जवाब दीजिए फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो गया होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट के कारण, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के कारण, कोशिकीय प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट और तरल प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट, और किसी भी अंग को या ऊतक को रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना, वह कोशिकीय प्रतिरक्षा के कारण, डबल स्टार। इसका आंसर सेकंड गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, कोई टॉपिक पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको टफ। आप देख लो प्रीवियस ईयर सी, और करवा देता हूं। 2015 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एपीएमटी 2 बार हुई थी, उसमें किसी रोग में किडनी को अस्वीकार कर दिया गया है, बहुत सिंपल, लगाओ आंसर। अंग को अस्वीकार, कोशिकीय प्रतिरक्षा, आंसर जाएगा थर्ड। हो रहा है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जो पढ़ा है उसी में से, नोट्स में से। अगला, अब ये 2016 का 2016 का क्वेश्चन है, उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्व कोशिका व परकोशिका को पहचान सकते हैं। यदि प्रतिरक्षा तंत्र की यह क्षमता अनुवांशिक विकार के कारण नष्ट हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट, सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन में विभेद आता है, पर अगर ये विभेद समाप्त हो जाए तो इसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। हाँ या ना, मैंने बताया तो उसमें, जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे शरीर की स्व प्रतिजन को मारता है, तो इसका आंसर जाएगा स्व प्रतिरक्षा विकार। स्टूडेंट, उदाहरण बताओ, मायस्थेनिया ग्रेविस, उदाहरण बताओ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उदाहरण बताओ, यस स्टूडेंट, हाशिमोटोज रोग, ये सब था नहीं था, जोरदार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइनें पूरी। माल्ट मानव शरीर में लस्सी का उत्तक का लगभग कितना प्रतिशत होता है? आराम से कर लोगे, हो रहा है 50%। माल्ट याद है, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, यस, आंसर जाएगा 50%। फोर्थ आंसर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला दो स्टूडेंट, 2019 में आया, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क को नकार, आप सोचो वृक्क को नकारे जाने वाली बात कितनी बार आ गई है, और वो हमें टिप्स पर है आज के बाद। कोशिकीय प्रतिरक्षा जिम्मेदार है इसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट, कोशिकीय प्रतिरक्षा। ये रहा स्टूडेंट 2019 का क्वेश्चन, आंसर गया सेकंड। अगला बढ़ो स्टूडेंट, 2019 में एक और क्वेश्चन आया, दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला कोलेस्ट्रॉम जो आता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? पढ़ा रखा है, शायद इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और वो भी आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन होती है शारीरिक स्त्राव में, जैसे कि स्टूडेंट लार में, जैसे दूध में। तो आंसर गया सेकंड, बहुत जोरदार क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट। अगला लास्ट क्वेश्चन 2020 में आया स्टूडेंट, अभी ये भी 2020 का क्वेश्चन करके देखिए, होना चाहिए आपसे। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानी, कभी भी सही और गलत आए स्टूडेंट हमेशा उस पर गोला लगा लो क्वेश्चन करने की टेक, वरना आप आंसर लगाते समय मिस्टेक कर जाओगे। तो सही और गलत पे गोला लगाए, तो स्टार्ट करा। देखिए, जब बने बनाए एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, बिल्कुल सही है साहब। रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर में डालोगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है, गलत गलत। सक्रिय प्रतिरक्षा तो स्टूडेंट धीमी होती है और लेकिन अधिक प्रभावी होती है, ये कह रहा है जल्दी, ये गलत हो गई लाइन। भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षा प्राप्त करता है जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बिल्कुल। आईजीजी एंटीबॉडी जो जाती है माता से भ्रूण में प्लेसेंटा से होकर, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, सही।
जब परपोषिका शरीर मृत और जीवित प्रतिजन के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है जिससे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बिल्कुल, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में गलत, सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। सक्रिय प्रतिरक्षा तो धीमी होती है स्टूडेंट, लेकिन अधिक प्रभावी होती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तीव्र देती है ना रेस्पॉन्स। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन करके दिए और आपका कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि मजा आ गया, समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट? यस स्टूडेंट्स, तो एड्स तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने डिजीज पढ़ ली सारी, हमने इम्यूनिटी टॉपिक कंप्लीट कर लिया, प्रतिरक्षा, और उसके बाद हमने स्टूडेंट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तरल प्रतिरक्षा, वो भी कंप्लीट कर ली, टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, और फिर प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारियां भी कंप्लीट कर ली, और उसमें फिर एड्स भी कंप्लीट। जरा मैं कुछ डिजीज लिख रहा हूं, आप उन डिजीज को जरा देखिएगा स्टूडेंट। ये आपके सामने लिस्ट है कुछ डिजीज की, मैंने इनको इंग्लिश में लिखा है, आप आराम से, मैंने पढ़ाया भी ऐसे ही आपको। इनको वीडियो को पॉज करें, ये डिजीज के सामने बताइए कि डिजीज का कारण क्या है, ये कौन सी डिजीज है स्टूडेंट। जी हाँ, अस्थमा, एड्स, टाइफाइड, एस्केरियासिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, SCID। ये सुनते आपको इनके सामने ये लिखना है कि कौन सा रोग है भी, हाँ, और वो बताना है, तब आएगा मजा। और किसी का आपको रोगजनक भी याद है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टूडेंट, ये आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करें, ये सब नोट करें, और ये एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट एक और दे रहा हूं, ये अब वीडियो पॉज दोबारा करें। अमीबियासिस, निमोनिया, रिंगवर्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कॉमन कोल्ड, ये भी लिखें। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, आपने कर लिया होगा, जरा मैं इनके आंसर आपको दे रहा हूं। मैं अस्थमा की बात करूं स्टूडेंट, मैं आंसर देने जा रहा हूं। अस्थमा एक एलर्जी है, बोल दीजिए हाँ या ना, एलर्जी है। और एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अति संवेदनशीलता प्रतिरक्षा तंत्र की। डन हो गया, मैच कर लिया होगा आपने। एड्स एक वायरल रोग है स्टूडेंट, वायरल डिजीज है, साथ के साथ एड्स स्टूडेंट प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता का रोग है, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है। जी हाँ, ठीक है। अगला स्टूडेंट टाइफाइड, आंसर मैच करें, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, श्योर स्टूडेंट। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है। अगला एस्केरियासिस, कृमि संक्रमित रोग है, जी हाँ स्टूडेंट, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो एस्केरिस यानी राउंड वर्म है, हो जाएगा कृमि संक्रमित रोग है। अगला मायस्थेनिया ग्रेविस, जवाब मैच करिए, स्व प्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज स्टूडेंट, स्व प्रतिरक्षा रोग यह है स्टूडेंट, ऑटो इम्यून डिजीज। ये इसके बारे में SCID स्टूडेंट बात की जाए तो SCID जो है वह प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है, पूरे शरीर की एलर्जी एक तरीके के स्टूडेंट, पूरे शरीर में, तो SCID हो जाएगा, ये प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है। डन। BOT लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण नहीं होता, अनुवांशिक रोग है, ये हो जाएगा। अगला बताओ स्टूडेंट, अमीबियासिस प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ के दो ही रोग होते हैं, हमने पढ़े थे बढ़िया NCERT में, अमीबियासिस और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। कोई पूछे तो प्रोटोजोन रोग यानी प्रोटोजोआ रोग, ये प्रोटोजोआ रोग है स्टूडेंट। अगला आ जाओ, निमोनिया जीवाणु जनित रोग है, जी स्टूडेंट, जीवाणु जनित रोग निमोनिया, जी हाँ स्टूडेंट। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके लिए जिम्मेदार है। डन। अगला आ जाओ, रिंगवर्म, ये कवक से होता है स्टूडेंट, कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग। फंगल इन्फेक्शन है स्टूडेंट, कवक जनित रोग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रतिरक्षा रोग है, जोड़ यानी संधि प्रभावित होता है। कॉमन कोल्ड वायरस रोग है, जी हाँ स्टूडेंट, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, वायरस रोग है। तो हमने पूरा अच्छी तरह तैयार किया स्टूडेंट, ये ठीक है। तो एड्स तक का पूरा तैयार, यहां तक का NCERT से रीडिंग डन। अब अगला टॉपिक जो NCERT में दिया हुआ है वो दो है, एक कैंसर और एक स्टूडेंट दिया हुआ है ड्रग्स। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर। अब कैंसर के बारे में बात करता हूं। कैंसर एक संक्रामक रोग है कि असंक्रामक? जी हाँ, सही कहा आपने, असंक्रामक रोग है। कैंसर एक असंक्रामक रोग है, कैंसर कोशिका का रोग है, समसूत्री विभाजन होता है स्टूडेंट हमारी कोशिकाओं में, और उससे भी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, यही बात है ना, बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट कोशिकाओं में होने वाला ये विभाजन का जो स्तर होता है ये बिल्कुल नियंत्रित क्रिया है, जी हाँ। परंतु यदि शरीर की कोशिकाओं में होने वाला विभाजन नियंत्रित ना होकर
अनियंत्रित हो जाए स्टूडेंट, असामान्य हो जाए, तब होने वाले इस अनियंत्रित असामान्य समसूत्री विभाजन को कैंसर बोला जाता है। जी हाँ, कैंसर समसूत्री विभाजन है जो तीव्र होता है। अनियंत्रित असामान्य तीव्र समसूत्री विभाजन कैंसर को उत्पन्न करता है स्टूडेंट, डबल स्टार। और कैंसर से बनने वाले स्टूडेंट कोशिकाओं का गुच्छा या समूह ट्यूमर कहलाता है। जी हाँ, गांठ बन जाती है, उस गांठ को, उस सूजन को, उसको ट्यूमर के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। तो कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिकाओं में फर्क पूछा जाए तो आज आ गया। कैंसर कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन होता है वो अनियंत्रित असामान्य तीव्र होता है। कैंसर का अध्ययन करना स्टूडेंट विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम कैंसर है। चलिए स्टार्ट करता हूं। कैंसर, और ध्यान से सुनना, कोशिकाओं के अनियंत्रित अविभेदित असामान्य व अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। जी हाँ, एक तो पहली बात कैंसर समसूत्री विभाजन है, दूसरी बात अनियंत्रित असामान्य है स्टूडेंट, तीव्र गति से होने वाला। यस स्टूडेंट, इस प्रकार अनियंत्रित समसूत्र के फलस्वरूप बनी असामान्य अविभेदित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं कहलाती है। जी, तो इससे जो कोशिकाओं का जन्म होता है उन्हें कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। तो कैंसर क्या है वो एक्सप्लेन करा। कैंसर का अध्ययन स्टूडेंट ऑन्कोलॉजी कहलाता है, या अबुर्द विज्ञान, ये लीजिए, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित व नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। जी स्टूडेंट, मैंने बोला आपको हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है। जी स्टूडेंट, एक बात बताता हूं आपको, हमारे शरीर में एक बहुत अच्छी चीज होती है, हमारी जो कोशिकाएं विभाजन करती है तो आसपास की कोशिकाओं के विभाजन पर नियंत्रण रखती है। जी, इसे एक मैकेनिज्म बोलते हैं, क्रियाविधि होती है, कॉन्टैक्टर इनहिबिशन मैकेनिज्म। जी, कोशिकीय विभाजन संदमन क्रियाविधि ये होती है स्टूडेंट। इससे वो आसपास की कोशिकाओं के विभाजन पर नियंत्रण करती है, किंतु कैंसर की कोशिकाओं में ये क्रियाविधि खो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिससे वह आसपास की कोशिकाओं के विभाजन पे कंट्रोल छूट जाता है। तो स्टार्ट करिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। सामान्य कोशिका एक ऐसा गुण दर्शाती है जिसे संसर्ग संश्लेषण कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संस्पर्श संदमन कहते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियमित वृद्धि को संदमित करता है। जी हाँ, आसपास की कोशिकाओं में विभाजन के को संदमित करता है, लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में यह प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जी हाँ, कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती है और कोशिकाओं का भंडारा खड़ा हो जाता है। इसे ही ट्यूमर कहते हैं, डबल स्टार। जी हाँ, जो गांठ बन जाती है, जो सूजन बनती है, कोशिकाओं का जो भंडारा बना है वो ट्यूमर कहलाएगा। दोबारा एक बार और, यानी आज कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में फर्क करें तो आज समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सामान्य कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है वो नियंत्रित होता है, सामान्य रूप से होता है, जबकि कैंसर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन अनियंत्रित असामान्य तीव्र रूप से होता है। बोलो डन, हाँ या ना स्टूडेंट। अनियंत्रित असामान्य तीव्र रूप से होता है, ये हमारे पास पॉइंट है। कैंसर सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, ये रहा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जबकि कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, खत्म हो चुकी होती है। डन स्टूडेंट, डबल स्टार। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है पूरा समझ में आई बात आपको। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की गुण खत्म हो चुका होता है इन कोशिकाओं में, कैंसर कोशिकाओं में। श्योर, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिकाओं में अंतर। कैंसर कोशिका अनियमित और अनियंत्रित तरीके से विभाजित होती है, जबकि एक सामान्य कोशिका नियमित तरीके से विभाजित होती है। कैंसर कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं होता, इन कोशिकाओं में होता है सामान्य में। कैंसर कोशिकाओं का जीवन काल अनिश्चित होता है, सामान्य कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होता है। डबल स्टार स्टूडेंट। तो जो पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो अल्टीमेट है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल जोरदार स्टूडेंट, यहाँ तक का परफेक्ट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में फर्क कराया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैंसर कोशिकाओं का जो भंडारा इकट्ठा होता है उसे ट्यूमर के नाम से बुलाते हैं, अबुर्द। और ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंसर के ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए
स्टूडेंट ट्यूमर अबूर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुदम यानी बिनाइन ट्यूमर, एक होता है दुर्दम स्टूडेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट सोचिए, शरीर में ये कोई ऊतक है, यहाँ पर कैंसर कोशिका बनती है, तो कोशिका इकट्ठी होती जाती है, ये भंडारा बन गया, ये लीजिए कोशिकाओं का। कोशिकाओं के इस भंडारे को ट्यूमर नाम देना है। अब ये कौन सा वाला देना है वो बताता हूँ स्टूडेंट। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना, उसकी एक आदत होती है, वो जिस स्थान पर उसका उद्भव हुआ है वही रहता है स्टूडेंट, वो वहां से सरकता नहीं है, उसका प्रसारण नहीं होता, वो फैलता नहीं है वहां से। डबल स्टार इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर के बाहर कैप्सूल बन जाता है स्टूडेंट, इसलिए ये वाले ट्यूमर जो होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं, कैप्सुलेटेड रहते हैं, इन पर एक आवरण चढ़ जाता है, आवृत ट्यूमर कहलाते हैं ये हानि भी ज्यादा पैदा नहीं करते स्टूडेंट, इनका पता चल जाता है। हाँ जी हाँ, और जनरली ये वाले ट्यूमर कैंसर में गिने भी नहीं जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी हाँ, तो ध्यान से सुनना, ये घातक कम होते हैं, इनमें ये आवृत होते हैं, ये अपने स्थान पर ही रहते हैं, ये शरीर में प्रवाहित यानी प्रसारित नहीं होते हैं, फैलते नहीं है, इनका नाम है बिनाइन ट्यूमर स्टूडेंट। बिनाइन सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, ये शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं, इनसे मामूली क्षति होती है। डबल स्टार या कैप्सुलेटेड हैं, लोकलाइज्ड हैं, उसी जगह पे रहेंगे। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बारी आती है स्टूडेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोई कैप्सूल नहीं बनता। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर मैं बताऊं यहाँ पर बनने वाला होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा, बन गया है स्टूडेंट, एक स्थान पे उसका उद्भव हुआ, बारंबार विभाजन करके समसूत्री वंश से कोशिकाओं का गुच्छा बना। अब इनमें से कुछ कोशिकाएं यहाँ से पृथक हो जाएंगी और वो रक्त और लसिका में गिर जाएंगी स्टूडेंट। जी हाँ, डबल स्टार, और रक्त और लसिका में गिर गई, कैप्सूल नहीं था उनपे वो, और वो फिर वो बहते हुए किसी और स्थान पर चली गई स्टूडेंट, और वहां जाके सामान्य कोशिकाओं में भी उन्होंने वही गुण पैदा कर दिया और विभाजन हो गया, फिर वहां से भी कुछ पृथक हुई। यानी कि आज के बाद एक बात क्लियर हो गई कि मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रवाहित होता है, फैलता है अपने उद्गम स्थान से, उससे कुछ कोशिका पृथक होती है और निकल जाती है और निकलकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, जोरदार पॉइंट पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट जी। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा खराब है, वही घातक होता है। कैंसर असली उसी को बोला जाता है स्टूडेंट, उसमें कैप्सूल नहीं बनता, उसमें रक्त या लसिका द्वारा कोशिकाएं प्रवाहित होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है स्टूडेंट, उद्गम स्थान से फैल जाता है। जी हाँ, स्टार्ट। मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रचुरबधी कोशिकाओं का पुंज है जो नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है। ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। जी हाँ, सबसे पहले ये कोशिका बहुत तेज बढ़ेगी, इन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहा जाता है। ये आसपास की कोशिकाओं का भोजन भी ले लेती है और उनको मार देती है। उसके बाद इस पुंज में से कुछ कोशिकाएं पृथक होकर रक्त और लसिका द्वारा फैलती है। जी हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर का यह गुण जिसमें कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है उसे मेटास्टेसिस कहते हैं, जो सबसे घातक गुण होता है इसका। इसी की वजह से कैंसर इतना घातक है। जी हाँ स्टूडेंट, मेटास्टेसिस जो बहुत भयानक गुण है इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा अगला, ये कोशिका बहुत तेजी से बढ़ती है, आक्रमण करती है और आसपास के सामान्य ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। डन कर आवर्त कोशिका सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिससे वह अत्यधिक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं को स्पर्धी करती है, उन्हें भूखा मार देती है। ऐसा ट्यूमर से उतरी हुई कोशिका रक्त द्वारा दूसरे स्थलों पर पहुंच जाती है और जहां भी ये जाती है नए ट्यूमर बनाना प्रारंभ कर देती है। इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। जी हाँ, यह गुण मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डरावना गुण है। डबल स्टार, तो मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर में मिलता है। तो आज के बाद ट्यूमर आबुर्द दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्दम यस स्टूडेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर या स्टूडेंट, एक होता है बिनाइन ट्यूमर स्टूडेंट। डबल स्टार, बिनाइन ट्यूमर जिस स्थान पर उद्भव होता है वहीं पर ही रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस स्थान पर बनता है वहां से वह रक्त व लसिका द्वारा दूसरे स्थान पर भी उसकी कोशिका प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट, बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है, आवृत। मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होता है आवृत। बिनाइन ट्यूमर जो होता है स्टूडेंट वो घातक कम होता है, क्षति बहुत कम देता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत घातक है, असली कैंसर यही है। चौथा पॉइंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस की गुण पाया जाता है, जबकि बिनाइन ट्यूमर में ये नहीं होता है स्टूडेंट। जी हाँ, एक बात बताओ स्टूडेंट जी, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाना ट्यूमर कहलाता है, पुंज, कोशिकाओं का पुंज। या जरूरी नहीं है हर पुंज कैंसर हो स्टूडेंट। जी हाँ, यानी आज आप एक लाइन बोलता हूं आपसे कि
सारे ट्यूमर, सारे कोशिकीय पुंज यानी कि गुच्छा ट्यूमर कैंसर होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात स्टूडेंट। जरूरी नहीं है हमारे शरीर में कहीं भी कोई कोशिकीय गुच्छा बना, गांठ बनी, फूला हुआ है, डॉक्टर उसका एग्जामिन करता है, वरना डॉक्टर बोल दे ये तो कैंसर है। नहीं, उसकी जांच होती है, परीक्षण होता है, फिर उसमें कैंसर के गुण है नहीं ये चेक होता है। तो सभी ट्यूमर कैंसर होते हैं? रॉन्ग, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से स्टूडेंट, हर कैंसर में ट्यूबर बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसे कहते हैं, उसमें कोई ट्यूमर नहीं बनता है स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं, सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते। यस, ल्यूकेमिया में कोई ट्यूमर नहीं बनता। यस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है यह एक्सप्लेन करा आपको, मुझे तो पूरा विश्वास है यहां तक का तैयार स्टूडेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, मैंने कैंसर की परिभाषा आपको पढ़ा दी, बिल्कुल पढ़ा दी। मैंने आपको यह भी बता दिया कि स्टूडेंट ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। श्योर, आज अपना बेटा मेटास्टेसिस वर्ड का मीनिंग जानता है, वो जानता है कि मैलिग्नेंट यानी दुर्दम ट्यूमर जो होता है उसका लक्षण है ये। अब स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताता हूं, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, वो बता देता हूं। कैंसर के प्रकार, तो किस भाग में कैंसर हुआ उसके आधार पर उसके प्रकार होते हैं। तो आइए, कैंसर के प्रकार हमारा अगला टॉपिक है। सबसे पहला कैंसर होता है कार्सिनोमा। स्टूडेंट सर्वाधिक प्रकार का जो कैंसर पाया जाता है वो कार्सिनोमा है। कुल कैंसर जितने आज तक रोगी व्यक्तियों में मिला उसका 85% कार्सिनोमा वाले ही होते हैं। ये उपकला ऊतक का कैंसर है स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू का, शरीर के त्वचा का कैंसर, त्वचा पर हो, उपकला ऊतक में हो, कोई ग्रंथि का हो, वो सारा कैंसर इसी में आता है। जनरली जो हम कैंसर के नाम सुनते हैं स्टूडेंट, वो इसी में आएंगे। आपसे कोई बोले एक आदमी को फेफड़े का कैंसर, आमाशय का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, त्वचा का कैंसर, स्तनों का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सारे कैंसर इसी कैंसर में गिने जाते हैं स्टूडेंट। कार्सिनोमा प्रकार के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमा उपकला ऊतक का कैंसर है, त्वचा का कैंसर है, ग्रंथि में होने वाला कैंसर है, सबसे ज्यादा मिलने वाला कैंसर है। कुल कैंसर का 85% यही होता है। जी हाँ, हमने जितने भी नाम सुने, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर महिलाओं में, जी हाँ स्टूडेंट, आमाशय का कैंसर, आंत्र का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, त्वचा का कैंसर, सब इसके अंदर डाला जाएगा स्टूडेंट। भारत के अंदर पुरुष में जो सबसे ज्यादा कैंसर मिलता है वो मुंह का कैंसर होता है, क्योंकि भारत में पुरुष तंबाकू यानी टोबैको बहुत खाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर मुंह का कैंसर मिलता है। और भारत में महिलाओं में, स्त्रियों में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला कैंसर है वो सर्विक्स का कैंसर है स्टूडेंट, सर्वाइकल का। जी हाँ, डन। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाए, संसार में, दुनिया में, तो दुनिया में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट जी। और पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर सबसे ज्यादा है। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहां तक का तैयार हुआ। मेरे को लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो गई आपको ये बात। श्योर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जरा इधर देखिएगा, ब्रेन कैंसर, ये पॉइंट रह गया जरा एक बार। कार्सिनोमा, इस प्रकार का कैंसर की उत्पत्ति उपकला ऊतक जैसे कि त्वचा, उपकला सतह ग्रंथियों, इनसे होती है। कार्सिनोमा सभी ट्यूमर का लगभग 85% होता है। भारत में पुरुषों में मुख का कैंसर, स्त्रियों में गर्भाशय का कैंसर, सर्विक्स सबसे अधिक पाया जाता है। ये लीजिए स्टूडेंट, डन। आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। मस्तिष्क का कैंसर, मुंह का कैंसर, आमाशय का कैंसर, कोलोन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्किन का कैंसर, जी हाँ, सर्विक्स का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सब इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो डन। आज के बाद कोई भी पूछे, कार्सिनोमा कैंसर का एक प्रकार, उपकला ऊतक के कैंसर का प्रकार, त्वचा का कैंसर, ग्रंथियों का कैंसर, सब इसमें आएगा। जितने भी कैंसर सुने हमने, अधिकतर उसका सर्वाधिक मिलने वाला कैंसर यही होते हैं। अब आता है एक और, सार्कोमा, कार्सिनोमा के बाद। और सार्कोमा कैंसर जो होता है स्टूडेंट, ये मेसोडर्मल ऊतक का कैंसर है, यानी हमारे शरीर में हड्डी का कैंसर, कहते हैं ना इसको, बोन कैंसर है, हड्डी का, कोई मसल पेशी का कैंसर हो जाए जी, वो वाला कैंसर इसमें आएगा। बहुत कम मिलता है जनरली। जी हाँ, ये ट्यूमर मनुष्य में बहुत ही कम होता है। ये मेसोडर्मल ऊतक से बने, जैसे अस्थि में, वसा में, उपास्थि में इसका कैंसर होता है। अस्थि का कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा कहलाता है, पेशी का कैंसर मायोसार्कोमा कहलाता है, लसिका ग्रंथियों का कैंसर लिम्फोसार्कोमा कहलाता है, वो इसमें आएगा। यानी अस्थि, उपास्थि, वसा, मसल, इन लसिका ग्रंथि, इनके कैंसर ये वाले होंगे। डन। बहुत कम मिलते हैं। कार्सिनोमा, सार्कोमा। तीसरा आता है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, बहुत फेमस, उसको ब्लड कैंसर है, मतलब ल्यूकेमिया बोलते हैं। और ल्यूकेमिया में स्टूडेंट कोई ट्यूमर नहीं बनता। ल्यूकेमिया WBC का कैंसर है, रक्त के अंदर WBC होती है, जो है स्टूडेंट श्वेत रुधिर कणिकाएं, या उनकी संख्या सामान्यतः स्टूडेंट 8000 से 10,000 पर क्यूबिक mm होती है।
पर जब कैंसर हो जाता है ब्लड का स्टूडेंट, तो उस आदमी में WBC की संख्या 1 लाख से ऊपर चली जाती है पर क्यूबिक mm। जी हाँ, WBC की संख्या, टोटल ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है वो 1 लाख से ऊपर हो गया है, इसका मतलब कैंसर है। ल्यूकेमिया, इसमें कोई ट्यूमर नहीं बनता, डबल स्टार। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, यह रक्तोत्पादक कोशिकाओं के ट्यूमर है। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका है, वो इसमें प्रभावित होती है। यह स्टूडेंट जो बताया, यानी कैंसर 3 प्रकार का, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा उपकला ऊतक का कैंसर, सार्कोमा मीजोडर्मल ऊतक का कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया में WBC में अनियंत्रित विभाजन होता है। यस स्टूडेंट, सार्कोमा में बोन कैंसर, कार्टिलेज का कैंसर, मसल का कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर। और कार्सिनोमा में सारे स्तन कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, कॉलोन का कैंसर, जी हाँ, सर्विक्स का कैंसर। जी हाँ स्टूडेंट, सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो कैंसर के प्रकार 3 प्रकार का, और एक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ ये भी कंप्लीट कराया स्टूडेंट। कैंसर करने वाले कारकों को स्टूडेंट कार्सिनोजन के नाम से जाना जाता है, जिनकी वजह से कैंसर होता है शरीर में। शरीर की कोशिकाओं में स्टूडेंट सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदलने वाली जो जाती है, उसके लिए जो जिम्मेदार है उन्हें कारकों को कहते हैं कार्सिनोजन। अभी कौन कौन से कारक होते हैं इसमें स्टूडेंट? रेडिएशंस आती हैं, या इसमें रासायनिक कारक आते हैं, भौतिक कारक आते हैं, जैविक कारक आते हैं। 4 प्रकार के कारक है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं अगला टॉपिक, कार्सिनोजन, कैंसर करने वाले कारक। स्टूडेंट सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित करने के लिए जो कारक होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, और ये कारक कार्सिनोजन के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, अब इसमें सबसे पहला कारक जो मैं लूंगा ना स्टूडेंट, वो होगा विकिरण, रेडिएशन से स्टूडेंट। जी हाँ, रेडिएशन 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट, एक आयोनाइजिंग आयनकारी विकिरण और एक अनायनकारी विकिरण स्टूडेंट, नॉन आयोनाइजिंग। ध्यान से सुनना, आयनकारी विकिरणों में आएगी एक्सरे और गामा किरणें स्टूडेंट, और जबकि नॉन आयोनाइजिंग यानी कि अनायनकारी विकिरण की अगर बात की जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज होगी स्टूडेंट। ध्यान से सुनिएगा, एक्स किरणें और गामा किरणें आयनकारी आयोनाइजिंग विकिरणें होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज अनआयनकारी विकिरण होती है जो डीएनए के क्षति पहुंचाते हैं। और इसके कारण स्टूडेंट इन विकिरणों के कारण, यानी 3 प्रकार की विकिरण हो गई, एक्सरे, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट यूवी रेज स्टूडेंट। ये तीनों प्रकार की विकिरण कैंसर करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जो कैंसर कारकों को प्रेरित कर देती है स्टूडेंट। जी हाँ, कार्सिनोजन की तरह। तो पहला काम हो गया रेडिएशन। दूसरा आता है रासायनिक कारक। स्टूडेंट कई रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ, सिगरेट में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ। आज तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है स्टूडेंट, मुंह का कैंसर। सिगरेट पीने से स्टूडेंट जो कारक जलेगा, जो सिगरेट जलती है तो उसमें जो पदार्थ रासायनिक पदार्थ होता है उससे फेफड़े का कैंसर हो जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, कैडमियम ऑक्साइड, एफ्लैटॉक्सिन, ये रासायनिक पदार्थों के नाम बता रहा हूँ जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कैडमियम ऑक्साइड से पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर होता है। एफ्लैटॉक्सिन नाम के रासायनिक पदार्थ से स्टूडेंट लीवर का कैंसर होता है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं स्टूडेंट कोयले के जलने से, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट उनको काम में लेने पर। जी हाँ, ऐसी सब्जियां फल खाने पर जो रासायनिक पदार्थों से बनी है स्टूडेंट। जी हाँ, सब्जियों को बड़ा करने के लिए जो रासायनिक केमिकल दिए जाते हैं उनमें वो होते हैं, पेस्टिसाइड दिए जाते हैं उनमें। जी, इसके अलावा स्टूडेंट सिंथेटिक कृत्रिम जो फ्लेवर्स होते हैं, हाँ आइसक्रीम में या कई चीज़ों में फ्लेवर मिलाए जाते हैं, डब्बा बंद खाना होता है, इन सब में ये चीज़ें पाई जाती है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक फ्लेवर्स, इन सब में रासायनिक पदार्थ होते हैं, और उन रासायनिक पदार्थों के शरीर में लगातार प्रवेश करने के कारण कैंसर पर होता है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करता हूँ अगला कारक, और वह है रासायनिक कारक स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कारक फेफड़े के कैंसर के लिए मुख्य कारण है तंबाकू में। इसके अलावा धुएं, कोयले के धुएं में उपस्थित कण, कृत्रिम खाद्य पदार्थ में उपस्थित पीड़ानाशक कैंसर, ये सब उत्पन्न कर देते हैं। पीड़कनाशक, कृत्रिम पदार्थ स्टूडेंट, ये खाद्य पदार्थ, ये सब स्टूडेंट। कैडमियम ऑक्साइड पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर करता है। एफ्लैटॉक्सिन रासायनिक पदार्थ लीवर का कैंसर करता है। ये रासायनिक कारक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कई चीजों में पाए जाते हैं, ठीक है, कोयले के जलने से, पीड़कनाशी में स्टूडेंट,
कृत्रिम खाद्य पदार्थों के अंदर, डाइज में, इनमें कलर में, इन सब में उपस्थित होते हैं ये। श्योर, ये क्लियर हो गया। अगला भौतिक कारक, एनसीईआरटी ने नहीं दिया भौतिक कारक, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई लोगों के दांत बहुत लंबे की तरफ निकले होते हैं, जब वो बार बार बोल रहे होते हैं तो उनकी जीभ उससे कटती है, जिससे जीभ का कैंसर हो जाता है, तो ये दांतों की वजह से जीभ का कैंसर। स्टूडेंट, कश्मीर में एक आपको बताता हूँ, तीखे धारदार धांत से जीभ का कैंसर। कश्मीर के लोगों में कांगरी या छोटी अंगीठी होती है स्टूडेंट, जो अपनी यहाँ इस जगह पे कमर पे बांध के लोग चलते हैं, उसमें स्टूडेंट अंगीठी है वो, और उससे उनकी त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो ये सब भौतिक कारक में गिने जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में भौतिक कारक नहीं है। और अब लास्ट आता है जैविक कारक। अब इसको ध्यान से सुनना आप। जैविक कारक, कुछ वायरस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिन्हें ऑन्को वायरस कहा जाता है, जो कैंसर उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे विषाणु स्टूडेंट, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को ऑन्को वायरस कहा जाता है। मैं आपको कुछ एक बात बताता हूं स्टूडेंट, हमारे शरीर के अंदर कोशिका में एक होती है प्रोटो ऑन्कोजीन और एक होती है सप्रेसर, कैंसर सप्रेसर जीन स्टूडेंट। जी हाँ, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ जैविक कारक में। जी हाँ स्टूडेंट, कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस को ऑन्को वायरस कहते हैं स्टूडेंट। श्योर, ध्यान से सुनना। प्रोटो ऑन्कोजीन स्टूडेंट और कैंसर यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, दो प्रकार की। सामान्य कोशिका में प्रोटो ऑन्कोजीन तो बिल्कुल निष्क्रिय रहती है और ट्यूमर सप्रेसर जीन बहुत सक्रिय रहती है, इसलिए वो कोशिका में कैंसर नहीं होता। पर जब वो कोशिका में ऐसा हुआ कि ट्यूमर संदमक जीन वो सक्रिय ना रहकर निष्क्रिय हो जाए और कैंसर यानी प्रोटो ऑन्कोजीन सक्रिय हो जाए, तो फिर वो कोशिका सामान्य कोशिका ना रहकर कैंसर कोशिका में बदल जाएगी। दोबारा स्टूडेंट, यदि किसी कारण से, यदि किसी वायरस या किसी जीन उत्परिवर्तन के कारण हमारे शरीर की प्रोटो ऑन्कोजीन वो तो स्टूडेंट सक्रिय हो जाए और ट्यूमर दमन जीन, संदमक जीन निष्क्रिय हो जाए, तो फिर हमारी कोशिका में कैंसर हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जीनों के परिवर्तन जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन की सक्रियता और ट्यूमर संदमक जीन की निष्क्रियता से कैंसर बढ़ता है स्टूडेंट। कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय हो जाने पर कोशिकाओं का कैंसर रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकाएं अबुर जीन स्टूडेंट या प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाती है, जो शरीर में कैंसर उत्पन्न कर देती है। ऐसी जीन प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाती है। स्टार्ट। तो ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताया। मैंने कौन कौन से कारक पढ़ाए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। कारक नंबर 1 की मैं बात करूंगा, थोड़ा गंभीरता से लेना स्टूडेंट। कारक नंबर 1 अगर मैं बात करूं आपसे तो वो आएगा स्टूडेंट रेडिएशंस, विकिरण, और वो हमने ली एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी किरणें, ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। कार्सिनोजन नंबर 2 आएगा रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कोयले के जलने से, तंबाकू के जलने से स्टूडेंट, पीड़कनाशक में, कृत्रिम खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं और वो शरीर में प्रवेश करने पर कैंसर को पैदा कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे तंबाकू के धुएं से या सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर स्टूडेंट। एफ्लाटॉक्सिन कारक जो होता है वो लीवर का कैंसर कर देता है। कैडमियम ऑक्साइड जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर कर देता है। ये श्योर स्टूडेंट। ये अगला आएगा स्टूडेंट तीसरे नंबर का भौतिक कारक, जैसे कि लंबे तीखे दांतों से जीभ का कैंसर हो जाना, कश्मीर में कांगरी अंगीठी रखने पर त्वचा का कैंसर होना। और उसके बाद जैविक कारक स्टूडेंट। जैविक कारक ये कहता है कि कैंसर करने वाले जीवाणुओं, विषाणु जो होते हैं स्टूडेंट, वायरस, उनको ऑन्को वायरस के नाम से जाना जाता है। ये ऑन्को वायरस स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनेगा, हमारे शरीर में जो प्रोटो ऑन्को जीन होती है उसको तो सक्रिय कर देते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन को निष्क्रिय हो जाती है और इससे सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो 4 कारक कार्सिनोजन है। यानी अगर मैं बात करूं आपसे स्टूडेंट तो आप मुझसे कह सकते हैं सर हाँ आपने कैंसर में क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने कैंसर में पहले आपको स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पढ़ाया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि कैंसर एक जो है कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन असामान्य स्टूडेंट अनियंत्रित असामान्य तीव्र गति से हो जाए तब वो कैंसर में परिवर्तित होता है और कैंसर की वजह से जो गांठ बनती है उसको ट्यूमर के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको स्टूडेंट ट्यूमर के प्रकार पढ़ाए। यस स्टूडेंट, ट्यूमर के प्रकार इंट्रोडक्शन में वो भी मैंने क्लियर कर दिया। 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेटास्टेसिस जो गुण होता है वो दुर्दम यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर का लक्षण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। नॉर्मल सेल, कैंसर सेल में फर्क, ये भी हमें सब आ गया कैंसर के बारे में स्टूडेंट। उसके बाद मैंने स्टूडेंट आपको कैंसर के टाइप पढ़ाए। जी हाँ स्टूडेंट, कैंसर के टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया। श्योर, ट्यूमर की परिभाषा, ट्यूमर के टाइप के बाद कैंसर के टाइप। और कैंसर 3 प्रकार के थे,
यस, आपको याद है कार्सिनोमा स्टूडेंट, सार्कोमा और ल्यूकेमिया 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। सर्वाधिक कार्सिनोमा मिलता है, 85% कैंसर कार्सिनोमा होता है, जो उपकला ऊतक का कैंसर है ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट कैंसर करने वाले कारक कार्सिनोजन कहलाते हैं, वो भी मैंने आपको स्टूडेंट डन कर दिया। और ये भी होते हैं स्टूडेंट रासायनिक कारक, जैविक कारक, विकिरण और भौतिक कारक कार्सिनोजन हो गए। अब आएगा स्टूडेंट कैंसर डिडक्शन, यानी कि कैंसर को पता कैसे लगाते हैं। जी हाँ, एक तो इसकी टेक्निक और एक ट्रीटमेंट यानी उपचार स्टूडेंट कैंसर का, बाकी कुछ नहीं। कैंसर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे दी। कैंसर एक असंक्रामक रोग है। जी हाँ स्टूडेंट, कैंसर एक असंक्रामक रोग है। अब कैंसर डिडक्शन यानी कैंसर का परीक्षण किस किस विधि से करते हैं, तो कैंसर परीक्षण के लिए स्टूडेंट कई विधियां काम में लेते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट से पता लगाना, रक्त परीक्षण से। एक होता है स्टूडेंट कैंसर का पता लगाने का ऊतक अध्ययन, हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। 2 तरीके हो गए स्टूडेंट, श्योर ये 2 तरीके। एक होता है स्टूडेंट कैंसर का पता लगाने के लिए रेडिएशन वाली मोड स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करता हूं। अब हमारे पास जो अगला जाएगा कैंसर डिडक्शन और डायग्नोस करने का तरीका। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की स्टूडेंट बायोप्सी करके, हिस्टोपैथोलॉजी का अध्ययन से और ब्लड में और अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित होता है स्टूडेंट। जी हाँ, इससे पता चलेगा तो किस किस तरीके से कैंसर डिडक्शन होगा। सबसे पहला तरीका ब्लड टेस्ट होगा स्टूडेंट। जो व्यक्ति ल्यूकेमिया जिसको हो रहा है ब्लड कैंसर, मैंने आपको बताया था कि उसमें WBC की संख्या 1 लाख पर क्यूबिक mm से बढ़ जाती है। तो अगर रक्त ब्लड टेस्ट कराया और उसमें WBC की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कैंसर के कुछ लक्षण है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। एक बात और बताऊं आपको, अल्फा फीटोप्रोटीन स्टूडेंट एक होता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला आएगा ब्लड एग्जामिनेशन। इसमें प्राय ल्यूकेमिया होने पर WBC की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, जिससे पता चल गया स्टूडेंट रक्त में ट्यूमर मार्कर की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ट्यूमर मार्कर कैसे है? अल्फा फीटोप्रोटीन स्टूडेंट, ये ट्यूमर मार्कर है। ये रक्त में अगर आ गया है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मिली है, तो लीवर के कैंसर का घोतक होता है। इसी तरीके से प्रोस्टेट विशिष्ट प्रतिजन PCA, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्टूडेंट होता है। तो ये सब चीजें बताई जा रही कि ये चीजें रक्त में मिल गई, आ गई, तो कैंसर का पता चल गया, डन। तो रक्त परीक्षण पहला। दूसरा स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, और वह हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जीवित परीक्षा स्टूडेंट। ये इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होती है बायोप्सी, नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, डॉक्टर को लगता है कि इस स्थान पे गांठ है या इसका कैंसर का है, तो उस ऊतक को निकाल लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसको पतली पतली स्लाइड में काट दिया जाता है स्टूडेंट, उस ऊतक के कण को, ठीक है। उसके बाद उसको स्टेन किया जाता है पतली पतली स्लाइड में, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा पैथोलॉजिस्ट द्वारा उसकी एग्जामिन की जाती है। तो पतली पतली स्लाइड में काट के पूरे ऊतक को और फिर उस पर स्टेन डाल के उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये बायोप्सी कहलाता है स्टूडेंट। इसमें ऊतक का पूरा अध्ययन करके उसमें कैंसर कोशिका को ज्ञात किया जाएगा स्टूडेंट। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है और वो होता है FNAC। मैं आज आपको बताना चाहूंगा FNAC, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जनरली स्तन कैंसर में या कोई गांठ बनने पर डॉक्टर बोलता है किसी जगह पे गांठ हो गई, स्तन कैंसर हो गई, तो डॉक्टर कहता है पूरे ऊतक को ना निकाल के एक लंबी निडल जाती है उस गांठ में से और उसका तरल को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें कैंसर कोशिकाएं आ जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, पतली निडल को बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर उस निडल में जो तरल निकल कर आया उसकी स्टडी करते हैं और फिर उससे पता चल जाता है। तो फाइन निडल यूज की गई, FNAC ये स्टार्ट। तो 2 तरीके हैं जिनमें ऊतक अध्ययन द्वारा आप कैंसर का पता लगा सकते हो। आपने कहा कौन से 2 तरीके? मैंने कहा एक तो बायोप्सी और एक FNAC स्टूडेंट। बायोप्सी की स्टडी करते हैं। बायोप्सी विधि में जिस ऊतक पर शक होता है स्टूडेंट, उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काट लेते हैं और फिर अभिरंजित करके स्टूडेंट उसको पैथोलॉजिस्ट सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांचा जाता है। डबल स्टार, यह रोग विज्ञानी द्वारा किया जाने वाला ऊतक विकृति या हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन होता है स्टूडेंट। डबल स्टार हो गया क्लियर। अब आओ FNAC स्टूडेंट, फाइन नीडल एस्पिरेशन स्टडी। इसमें स्तन या किसी ट्यूमर से द्रव को निकाला जाता है और कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति की जांच की जाती है। लंबी सुई से द्रव को निकाला जाता है और कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति, इसमें ऊतक निकाल के उसको पतली स्लाइड्स में नहीं काटा जाता। तो 2 मेथड जिनमें ऊतक संवर्धन हो रहा है, जीवित परीक्षा, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी स्टूडेंट। ये तकनीक में रेडिएशन से पता लगाया जाएगा स्टूडेंट। इसमें 3 तरीके काम में। एक तो साधारण एक्सरे डाली जाए, इससे 2D इमेज बनेगी। एक होता है CT स्कैन स्टूडेंट, ये आपने नाम सुना होगा, और एक होता है MRI।
कई बार बोलते हैं इसका एमआरआई करवा लो, इसका सीटी स्कैन करवा लो। सीटी स्कैन में भी एक्सरे काम में ली जाती है, पर उसमें 3D इमेज बनकर आ जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, 3D इमेज बनकर आ जाती है और पूरा पता चल जाता है। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये तीनों मेथड होते हैं स्टूडेंट। एक्सरे होगी, सीटी में उसकी कई गुना एक्सरे अंदर जाती है, बिल्कुल क्लियर व्यू आ जाता है एक एक जगह का स्टूडेंट। जी हाँ, और एमआरआई तो सबसे सुरक्षित तरीका होता है, उसमें कोई एक्सरे काम में नहीं ली जाती, नॉन आयोनाइज है, अनआयनीकरण काम में लिया जाता है। इसमें चुंबकीय विकिरण काम में लिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से पता लगाया जाता है एमआरआई। पहले मैं आपको एक एक की स्पेलिंग और सब चीज बताता हूं स्टूडेंट। चित्रण में एक्स किरणों का उपयोग होता है। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्टूडेंट। आज के बाद याद रखना, सिटी करवाना है इसका तो सिटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई की भी बताता हूं, और एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्टूडेंट, या चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग स्टूडेंट। जी हाँ, हिंदी में, और इंग्लिश में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्टूडेंट। ये हो जाएगा एमआरआई। ये आंतरिक अंगों के कैंसर पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सिटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है और 3D इमेज बनती है स्टूडेंट। डबल स्टार। अगला स्टूडेंट ध्यान से, एमआरआई में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और गैर आयनित नॉन आयनिक विकिरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका एमआरआई होता है। जी हाँ स्टूडेंट, जीवित ऊतकों में होने वाला पैथोलॉजिकल और कार्य के फिजियोलॉजी वास्तविक ज्ञान करने में लिए किया जाता है। डन। तो एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाई आपको मैंने, जो आपने ध्यान से सुन लिया होगा स्टूडेंट, और वह है विकिरण रेडियोग्राफी। यानी पहला तरीका था ब्लड एग्जामिनेशन, दूसरा तरीका था ऊतक अध्ययन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, और तीसरा तरीका रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में 3 आएंगे, एक्सरे को काम में लो, सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो। सबसे सुरक्षित तरीका एमआरआई होता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र काम में लेते हैं। सीटी स्कैन मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें एक्सरे काम में ली जाती है, कई गुना अधिक एक्सरे होती है जो 3D इमेज देती है स्टूडेंट। डबल स्टार, श्योर। और एक लास्ट स्टूडेंट होता है आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्निक। इसमें कुछ कैंसर का पता लगाने, कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध जो एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, इसमें एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है कैंसर प्रतिजन का। तो फाइनल बात यह है कि कैंसर का पता लगाने के लिए 4 तरीके हो गए। रक्त परीक्षण, श्योर, जिसमें WBC की संख्या गिनकर गणना कर आप ल्यूकेमिया का पता लगा सकते हो। अल्फा फीटोप्रोटीन को देखकर ये ट्यूमर मार्कर है, आप लीवर कैंसर का पता लगा सकते हो। जी। सेकंड आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ऊतक वाला स्टूडेंट। इसमें 2 मेथड, बायोप्सी और एफएनएसी स्टूडेंट। एफएनएसी में लंबी सुई जाती है उस ट्यूमर में, गिठान में, और द्रव को निकाल लेती है, उसकी स्टडी करते हैं। और बायोप्सी में ऊतक निकाल के उसको पतली पतली स्लाइड में काट देते हैं, फिर स्कैन करके अभिरंजित करके स्टूडेंट पैथोलॉजी उसको सूक्ष्मदर्शी में देखता है। तीसरा तरीका विकिरण रेडियोग्राफी, इसमें एक्सरे डाली जाती है, 2D इमेज। सीटी स्कैन, इसमें भी एक्सरे होती है पर कई गुना, और 3D इमेज आती है। एमआरआई, इसमें चुंबकीय क्षेत्र से। और फिर स्टूडेंट आधुनिक तकनीक, जिसमें कि एंटीबॉडीज के बारे में पता लगा लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिडक्शन ये भी हो गया। और नेक्स्ट अब आएगा स्टूडेंट, अगर अब मैं बात करता हूँ डिडक्शन के बाद, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्टूडेंट। और मैं आपको कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड इस बात पे करता है स्टूडेंट कि कैंसर किस जगह पे हुआ है, कौन सा कैंसर है उस पर स्टूडेंट। इसलिए जनरली ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी होती है, शल्य क्रिया जिसे कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, कीमोथेरेपी देके ड्रग्स दी जाती है, श्योर। रेडियोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, यानी कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसके द्वारा कैंसर का निदान किया जाता है। ये डिपेंड करता है कैंसर कौन सा है। तो देखिएगा, आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा काम में ली जाती है। ये रेडियोथेरेपी हो गई, ये इम्यूनोथेरेपी, ये सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी, इसमें स्टूडेंट जिस जगह पे ट्यूमर हुआ है उस पूरे भाग को निकाल दिया जाता है। जनरली ब्रेस्ट कैंसर में काम में लिया जाता है, लिम्फ नोड के कैंसर में काम में लेता है। इसमें समूचे कैंसर ग्रस्त भाग को अलग कर दिया जाता है सर्जरी द्वारा स्टूडेंट। ऊतक को प्रभावित लसिका घाटों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है। श्योर, जैसे स्तन कैंसर है, डॉक्टर देख लेगा प्रारंभिक अवस्था में भी कैंसर स्तन के अंदर ही, उस पूरे स्तन को हटा दो, शरीर के किसी और भाग में वो नहीं जाएगा। लसिका गांठ में तो हटा दो स्टूडेंट। अगला आता है स्टूडेंट इसमें सेकंड नंबर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में स्टूडेंट रेडिएशन दी जाती है, एक्सरेज डाली जाती है उस जगह पे। कोबाल्ट स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट थेरेपी काम में लेते हैं, आयोडीन थेरेपी लेते हैं, एक्सरे ये डाली जाती है। इसमें स्टूडेंट कैंसराइज ऊतक के ऊपर वो एक्सरे या कोबाल्ट थेरेपी डाली जाती है स्टूडेंट। ऐसी स्थिति में वो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि आसपास के सामान्य ऊतक जो है उस पर वो किरणें ना गिरे, नहीं तो वो भी सब खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो विकिरण चिकित्सा में आबुत कोशिकाओं का घातक रूप से विकिरण किया जाता है, जिससे आबुत के ढेर के आसपास वाले ऊतकों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कोबाल्ट थेरेपी, आयोडीन थेरेपी, एक्सरे ये दी जाती है।
जाती है। यह विकिरण तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं और आबूर्द यानी कैंसर कोशिकाएं हट जाती है। श्योर, ये थी रेडियोथेरेपी स्टूडेंट। रेडियोथेरेपी ये हो गई। अगली आई स्टूडेंट, अगर बात करूं मैं तो रसायन यानी कीमोथेरेपी। आपने सुना हो कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं। कीमो मतलब ड्रग्स दी जाएंगी स्टूडेंट। जी हाँ, कौन सी दवाइयां हैं मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एंटी कैंसर ड्रग्स कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में डीएनए निर्माण को अवरुद्ध कर देती है, जिससे उसका स्टूडेंट कोशिका चक्र रुक जाता है। इन सभी ड्रग्स का तीव्र साइड इफेक्ट होता है। स्टूडेंट, कैंसर कोशिकाओं को ड्रग्स दी जाती है, उसका क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। जैसे जब आप ड्रग्स दोगे, औषधियां दोगे, वो कैंसर कोशिकाओं को मार देंगे जरूर, पर साइड इफेक्ट है, जैसे बालों का गिरना। कीमोथेरेपी जब भी होती है बाल गिरेंगे, खून की कमी होना। जी हाँ स्टूडेंट, जी हाँ, ये सब उसके एनीमिया हो जाना, तेजी से बालों का झड़ना स्टूडेंट। ये कैंसर कोशिकाओं में डीएनए के संश्लेषण को रोक देती है। ड्रग्स कौन कौन सी है स्टूडेंट? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, दो एंटी ड्रग्स हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये दो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं स्टूडेंट। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो जनरली ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के पेशेंट को दी जाती है स्टूडेंट। ये दोनों की दोनों दवाई। तो ये हो गया कीमोथेरेपी। एक आता है इम्यूनोथेरेपी स्टूडेंट। इम्यूनोथेरेपी के अंदर स्टूडेंट पहले से तैयार एंटीबॉडी या वैक्सीन ये पेशेंट को दिए जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। कुछ केस ऐसे देखे गए हैं कि कैंसर कोशिकाओं के लिए शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय काम नहीं कर पाता और वो उसको पहचान ही नहीं पाता, कैंसर कोशिकाओं को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता स्टूडेंट, तो फिर उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनती। ऐसे पेशेंट के अंदर, ऐसे रोगी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट बायोलॉजिकल मॉडिफायर रेस्पॉन्स डाले जाते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, कुछ विशिष्ट जैविक उत्तेजक डाले जाते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन। जी हाँ, ये एक विशिष्ट जैविक उत्तेजक है स्टूडेंट, जो शरीर में अंदर जाता है और इनको डिटेक्ट करवाता है कैंसर कोशिकाओं को, और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करवा देता है। जी हाँ, तो देखिएगा अगली आएगी स्टूडेंट। ये एक उदाहरण जो मैं आपसे बोल रहा था, एक खरपतवार है कैंथरैंथस रोजियस स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इससे दो एंटी कैंसर औषधि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, मैंने जो आपको बताई थी अभी, वो उस स्रोत है इससे ल्यूकेमिया के उपचार में। तो स्टूडेंट कौन सी दवाई है, ध्यान रखिएगा। एक खरपतवार कैंथरैंथस रोजियस, इससे मिलती है दो दवाइयां, और वो ये हो गया। अगला आया इम्यूनोथेरेपी। इसमें एंटीबॉडीज और वैक्सीन दिए जाते हैं स्टूडेंट। एक चीज और, आवर्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बच जाती कई बार, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरक कहा जाता है। डबल स्टार स्टूडेंट, एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन, जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं और आवर्त नष्ट करने में सहायता करते हैं। डबल स्टार स्टूडेंट, जैविक अनुक्रिया रूपांतरक बोला जाता है इनको। चिया, जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं और स्टूडेंट आवर्त को नष्ट करने में सहायता करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हुआ। श्योर, तो कौन कौन सी हमने ट्रीटमेंट में काम में लिया? हमने सर्जरी बोला, इसके अलावा स्टूडेंट रेडियोथेरेपी होती है, विकिरणें डाली जाएंगी जिसमें, इसके अलावा कीमोथेरेपी होती है, और इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी यानी प्रतिरक्षी अभिक्रिया दी जाती है। श्योर, कई केस ऐसे देखे गए, कई अधिकतर कैंसर में स्टूडेंट सभी क्रियाओं को काम में एक साथ लेना पड़ता है। वहाँ शल्य क्रिया भी होगी और साथ में रेडियोथेरेपी भी होगी, इम्यूनोथेरेपी भी काम में लेंगे। तो अधिकतर कैंसर शल्य चिकित्सा प्लस रसायन चिकित्सा प्लस विकिरण चिकित्सा तीनों ही द्वारा किया जाता है, जिसमें रेडिएशन भी डालते हैं, भाग को भी पृथक करते हैं और कीमो भी देते हैं स्टूडेंट। कीमोथेरेपी में औषधि एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती है स्टूडेंट। इसके साइड इफेक्ट होते हैं बालों का गिर जाना, खून की कमी होना। दो एंटी कैंसर ड्रग का उदाहरण है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन स्टूडेंट, जो ल्यूकेमिया के पेशेंट को दी जाती है। ये एक कैंथरैंथस रोजियस नाम के खरपतवार से प्राप्त होती है। या कुछ पॉइंट तो कैंसर टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ाया, जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ट्यूमर के प्रकार दिए, कैंसर का प्रकार दिया, डन, कार्सिनोजन पढ़ाया, उसके प्रकार दिए, कैंसर डिडक्शन मेथड पढ़ाया और कैंसर का ट्रीटमेंट पढ़ाया। कैंसर का डिडक्शन रक्त परीक्षण से, बायोप्सी से, एफएनएसी से, श्योर, या रेडिएशन से स्टूडेंट, रेडियोग्राफी जिसे कहते हैं, जिसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे काम में ली गई। डन, ये इनसे और हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो शल्य क्रिया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी काम में ली जाती है। तो कैंसर टॉपिक ये भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। एड्स भी कंप्लीट, कैंसर टॉपिक भी कंप्लीट। रीडिंग कर लें एनसीईआरटी से पूरी इसकी।